और मुझे खुशी हुई आज कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी भी आए थे। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी जी भी यहां पे आए। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अलग अलग संस्थाओं के लोग हों, सारे के सारे लोग आज स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए आए हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। जब तक खलीलाबाद का अस्तित्व रहेगा तब तक भालचंद्र यादव जी को याद किया जाएगा। और निश्चित रूप से वो शेरे पूर्वांचल ही थे। मुझे एक बार पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मिले थे। वहां के कर्मचारी ने कहा, किसी नेता ने नहीं, कि वो जो बैठे हैं आप उनको पहचान रहे हैं? मैंने कहा मैंने शायद कहीं देखा है इनको। बोले ये भालचंद्र यादव जी हैं, पूर्व सांसद हैं। तो मैं गया उनके पास, मैंने उनसे नमस्ते किया। मैंने कहा आपका नाम मैंने बहुत सुना था, पहली बार आपसे मुलाकात हुई। तो उठ के खड़े हुए, उन्होंने गले लगाया। मेरी 2 मिनट की इतनी ही मुलाकात थी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के। लेकिन जब सुबोध यहां से चुनाव लड़ रहे थे, मैं यहां प्रचार करने के लिए आया था। 2 दिन प्रचार करने के लिए आया था। और विजय बहादुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी से मिलता था, कोई कहता था भैया हमारा भाई बीमार था, जेब में जितना पैसा था उठा के दे दिया। कोई कहता था मां बीमार थी, जितना पैसा उनके पास था उठा के दे दिया। कोई कहता था एक बार पैसा नहीं था तो अपना जनरेटर गिरवी रख के बेच के पैसा दे दिया। और अंतिम घटना एक व्यक्ति ने बताई कि जब वो बीमार थे और अंतिम दौर में थे तो उन्होंने कहा हमारा कुर्ता लाओ, और कुर्ते में 50,000 रुपए था। वहां पे जो नर्सें काम कर रही थी, स्टाफ काम कर रहा था, उनके ये बातें जब मैंने सुनी तो मैंने कहा अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और पूरे चुनाव साए की तरह सुबोध के साथ रह के उस इलेक्शन में मैंने काम किया। देखिए, राजनीति सबको करने का मौका मिलता है। ये मास्टर साहब जो अभी संचालन कर रहे थे, सुरेंद्र जी, इनसे सबसे उनके बारे में लंबी लंबी बातें हुई। पूर्व मंत्री जी आज शायद आ नहीं पाए हैं। तो इंसान की जिंदगी में किया हुआ कार्य ही याद रहता है। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी जयंती कल पूरी दुनिया ने मनाई, पूरे हिंदुस्तान ने मनाई, वो कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं थे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी गांव के प्रधान भी नहीं हुए, लेकिन संपूर्ण क्रांति के जरिए पूरी दुनिया, पूरे देश में उनकी ख्याति थी। इसी प्रकार से भालचंद्र यादव जी सिर्फ एक सांसद नहीं थे, एक जननेता थे जो लोगों के दर्द को महसूस करते थे। बड़ी बात यह है कि अगर ईश्वर ने आपको सेवा करने का मौका दिया तो आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, समाज के अंतिम आदमी की कैसी सेवा आप कर रहे हैं। और अगर इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नाम के साथ दिया जाएगा तो उनमें से प्रमुख नाम होगा भालचंद्र यादव जी। और ये बात मैं कोई खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण सुबोध यादव जी के चुनाव में यहां की जनता दे रही थी, जनता दे रही थी। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपको 25,000, 26,000 जो भी मत मिला, ये उनके कार्यों का मत था, उसका आशीर्वाद था। अपनी सेवा जारी रखिएगा, यही जनता आपको भारी मत से जिताने का भी काम करेगी। आज मैं आ रहा था तो मैंने सुबह एक समाचार पढ़ा कि प्रतापगढ़ में एक दलित ने भगवान की मूर्ति छू ली तो उसको पीट पीट के मार दिया गया।
कुछ दिनों पहले मैंने एक समाचार पढ़ा कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान ने थाने में जाके चिट्ठी दी कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे घोड़ी पर बैठना है, मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए। ये कैसे हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं? आजादी के 75 साल के बाद आज अगर एक दलित को भगवान की मूर्ति छूने पे मार दिया जा रहा है तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और मैं इसको दलगत भावना से बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि विषमता, भेदभाव, अगले पिछड़े की सोच हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ये बात डॉक्टर लोहिया ने भी कही थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कही थी, ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी। हमको एक ऐसा समाज बनाना है जो हमारे संविधान के मुताबिक चले। और हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है सबको बराबरी का हक हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तरक्की के क्षेत्र में। और इसकी लड़ाई भालचंद जी ने हमेशा लड़ने का काम किया। लोगों ने ऐसे ऐसे किस्से बताए, शायद पूरी कहानी बताने लगूंगा तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन पूरे चुनाव में मैं एक ही बात कह सकता हूं, राजनीति में मैंने बहुत लोगों को देखा और मैंने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने परिवार से भी ये बात कही, बहुत लोगों के बारे में देखा और सुना। कोई ना कोई तो बुराई करने वाला मिल जाता है, कोई ना कोई आलोचना करने वाला मिल जाता है, लेकिन 17 दिन तक इस क्षेत्र में प्रचार में रहा, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने भालचंद यादव की शिकायत की। एक सिंगर, किसी भी दल का व्यक्ति हो। मैं तो कई भाजपा के मित्रों से भी उस समय मिला, तो वो बैठाते थे, कहते थे भाई हमारी बेटी की शादी थी तो किसी से कर्जा लेके 25 लाख रुपए पहुंच गए, कहने लगे पहले बेटी की शादी कर लो, जब पैसा होगा मुझे दे देना। ऐसा आदमी राजनीति में कहां मिलता है भाई, कहां मिलता है? तो इसलिए अपने इस नेता को, जब तक खलीलाबाद का अस्तित्व है, जब तक हम लोग जीवित हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी उनको बता के जाइएगा कि इस धरती पर एक ऐसा नेता था जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था, गरीब आदमी के लिए लड़ता था, उसके लिए जीता था, और उसके लिए ही इस लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से स्वर्गीय भालचंद जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आपके चरणों में जहां भी हैं वो, उनको अपने चरणों में अच्छा स्थान दीजिएगा और उनके परिवार को हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाइएगा, और उनके जितने भी चाहने वाले, मानने वाले, उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके प्रेम को उनके प्रति जिंदा रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों की संख्या में अभी परसों उनकी रैली में, केजरीवाल जी की रैली में लोग आए। गुजरात भी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है और वहाँ के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नगर निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, कब तक हम लोग जाति धर्म के जाल में जकड़े रहेंगे? 75 वर्ष हो गया हमको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, किसानी पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। और यही कारण है कि अभी हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल सामने आए जिसमें नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही है। यहीं देवरिया में मीडिया के माध्यम से खबर आई, सूखा भात और नमक खाने के लिए दिया जा रहा है। अयोध्या में सूखा भात नमक खाने के लिए दिया जा रहा है। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही है। तो एक तरफ तो आप बता रहे हैं खुद ही कि एम्बुलेंस के नाम पर फर्जी मरीजों की एंट्री करके करोड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया गया, यानी कि मरीज को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपराध चरम पर है। दुष्कर्म की पीड़िता थाने पर जाती है तो थानेदार उसके साथ ललितपुर में बलात्कार करता है। चंदौली में एक बेटी को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं, उसके घर के अंदर जाते हैं छापेमारी करने। उस परिवार से मैं मिलने गया था। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति पे, शिक्षा की स्थिति पे, स्वास्थ्य की बदहाली का आलम यह है। बांदा में आईसीयू में एक छोटा बच्चा एडमिट था, चींटियां खा के मार देती हैं उसको। ये सच्चाई है। तो हम लोग कब तक रोना रोते रहेंगे?
एक मौका मोदी जी को लोगों ने दे दिया, एक मौका योगी जी को लोगों ने दे दिया, और अब तो नगरों की सफाई का मामला है, सफाई का काम झाड़ू वाले अच्छा कर सकते हैं, ये मौका हम लोगों को दे दीजिए। मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, मैं आज देश की जो हालत है बहुत चिंताजनक है। आप पत्रकार मित्रों को जानना बहुत जरूरी है, खास तौर से अर्थव्यवस्था की हालत। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेची जा रही है, रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, बैंक बेची जा रही है, FCI बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम, कुछ नहीं छोड़ रहे, एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे हैं। जब सरकारी कंपनियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण कहां रहेगा? और आरक्षण की बात जब मैं अब कह रहा हूं तो ये मत समझिए कि दलित पिछड़ा नहीं, आरक्षण का मतलब अब सवर्ण भी, क्योंकि सवर्णों के लिए भी आरक्षण हो गया। तो जब सरकारी कंपनियां खत्म तो आरक्षण खत्म। चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। अडानी की संपत्ति 2014 में थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में पहुंच गई 13 लाख करोड़। और जब अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो रही है तो देश गरीबी और भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। शर्म आती है इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। ये देश की आर्थिक हालत है। डॉलर 83 रुपए पे पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार का मयार गिरता है। अब तो मोदी जी का मयार मेरे ख्याल से कूड़ेदान में चला गया। चीता लेके आए ना, तो जितनी तेज चीता भाग रहा है उतनी तेज रुपया भाग रहा है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना तेज भागेगा। तो इसलिए देश की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय है। डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, गैस का सिलेंडर, कैंसर की, टीबी की, हार्ट की, किडनी की दवाएं, कुछ भी बचा नहीं है जो महंगा ना हुआ हो। लेकिन एक ही फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी के पास, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जितना पाकिस्तानी वे अपने देश का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं। दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे जिसकी आबादी कुल 20-22 करोड़ है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को तुम पाकिस्तानियों से डराते रहते हो यार दिन रात। कौन डरता है पाकिस्तान से? सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही डरते हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं डरता। ये भाजपा ने एक ऐसी जमात पैदा की है झूठ बोल बोल के, जिसमें कि लोगों को डराओ, वोट हासिल करो। आज